हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अपडेटेड सिलेबस एनईपी 2020 के अनुसार आपके सिलेबस में प्री रिक्विजिट इस सेक्शन में दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको मैकेनिक्स ईजी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बट उससे पहले अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो ये अच्छा मौका है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने कर भी दिया होगा तो आपको फिर से बता दूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्री रिक्विजिट मतलब बेसिक पार्ट एज पर अपडेटेड लेटेस्ट सिलेबस एनईपी 2020 के हिसाब से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत बार लगेगा वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्सेस। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं किसी एक फोर्स को रिजोल्व। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है एक प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग इंक्लाइन फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट। बहुत इजी है। देखिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसका वेट जो है उसके सीजी पॉइंट से ऐसे नीचे W करके लग रहा है, ठीक है। मान लो उसका जो वेट है 100 किलो न्यूटन है, और इसी बॉडी को इस तरफ इंक्लाइन पोजीशन में विथ फोर्स F खींचा जा रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा ये फोर्स F जो है इंक्लाइन फोर्स है। तो अब इसको रिजॉल्व करना मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैसे करते हैं। देखिए, इसका हम एक ऐसा एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल दो फोर्स कंपोनेंट बना देते हैं, परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे को। वर्टिकल वाला जो है वो ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो आपका इंक्लाइन फोर्स है उसका एरो इस साइड है, इसके लिए ये उसकी डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, डन। ऐसे दो फोर्सेस में ब्रेक करना मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये तो आपको समझ में आया। बट अब ये रिजॉल्व किए हुए जो फोर्सेस है उनको कुछ नाम तो देना होगा। अब ये कैसे देते हैं, देखो, ये जो इंक्लाइन फोर्स है ये कुछ एंगल में एक्ट हो रहा होगा इस बॉडी पे। फिलहाल तो इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये थीटा आपके हॉरिजॉन्टल साइड के साथ बना हुआ एंगल है, ठीक है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल बना हुआ है, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और ये जो वर्टिकल है ये आपका साइन कंपोनेंट होगा, वो भी मैं रेड कलर से लिखता हूं, F sin थीटा। दैट्स इट। कितना इजी है। बस आपको रिजॉल्व करने के लिए वो जो एंगल है इंक्लाइन फोर्स का वो पता होना चाहिए। अगर एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos होगा। अगर आपका यही एंगल मान के चलो इस वर्टिकल साइड के साथ बनता थीटा करके, तो ये आपका हो जाता F cos थीटा और ये हो जाता F sin थीटा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है। जिस साइड के साथ आपका एंगल बनेगा वो कंपोनेंट होगा cos और बचा हुआ sin। एकदम बेसिक। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है। किसी इंक्लाइन फोर्स को दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट में कन्वर्ट करना, और उसके लिए आपको इंक्लाइन फोर्स का एंगल पता होना चाहिए, ये भी पता चला। बट अब सवाल आता है कि सर ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसको हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट ही क्यों करना है। सवाल बहुत बढ़िया है दोस्त। कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, उसके पीछे का लॉजिक पूछो, क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं, बट जिसके पास स्किल सेट रहेगा, जिसके पास लॉजिक रहेगा, वही अच्छे जगह पे काम करने जाएगा। इसीलिए जो भी चीज पढ़ेंगे विथ लॉजिक पढ़ेंगे। देखिए, अब इसको ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि अगर आपको पता है इस बॉडी का वेट 100 किलो न्यूटन है,
तो आपको ये पता नहीं है कि ये फोर्स F कितना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करना है। अब आप बोलोगे कि सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही क्यों? क्योंकि आपके पास ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन Fx इज इक्वल टू 0 और समेशन Fy इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के इक्वेशंस है। अब इनका मतलब क्या है? समेशन Fx का मतलब है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम लेते हो तो वो 0 होती है। आई बात समझ में? तो ये इक्वेशन का यूज करके आप F फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि ये अब कैसे F निकलता है थोड़ा सा आपको कैलकुलेट भी करके बताता हूँ। पहला जो इक्वेशन क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की सम 0 होती है, अलजेब्रिक सम। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कौन सा है? F साइन थीटा। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं है, तो ये डायरेक्टली इज इक्वल टू 0। अब दूसरा यूज करोगे समेशन Fy इज इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 होगी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल देखो F cos थीटा ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस F cos थीटा। अब ये W जो है ये भी एक फोर्स है, नीचे जा रहा है, इसके लिए -100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको थीटा अगर पता चल जाए ना तो आप F निकाल सकते हो, क्योंकि एक इक्वेशन और एक अननोन। सही बात है, निकल जाएगा वो। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है, सारी चीजें आपको आगे जाके चैप्टर में भी मैं बताने वाला हूँ। अब सवाल आपके पास ये है कि आपके पास थीटा नहीं है। थीटा नहीं है इसका मतलब आपको अगला जो हमारा प्री रिक्विजिट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझ रहे हो? अब थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे। कैसे बता देता हूँ। देखिए अब ये जो आपको थीटा निकालना है ये निकाल सकते हो आप। कैसे? देखिए ये बॉडी को क्लोज कर लो, ठीक है, ये क्या बनेगा? एक ट्रायंगल कुछ इस प्रकार, है ना। यहाँ पे आपका फोर्स F जा रहा है, ये आपको एंगल चाहिए, तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा आपको मान लो ये पता है x है ये y है, तो tan थीटा क्या कहता है कि अपोजिट साइड y डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड x। तो न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा y और x क्या है, तो उसका यूज करोगे, थीटा निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, फोर्स अपने आप मिल जाएगा। बहुत डीप में जाके मैंने पहला कॉन्सेप्ट समझा दिया है, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं और क्लियर हो जाएगा आगे जाके। फिलहाल इतना समझिए कि ये जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है ये क्यों करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली दो चीजें मैंने आपको बता दी। अगर क्लियर है दोस्तों, अगर क्लियर है तो लाइक करिए और क्लियर है करके कमेंट में बता दीजिए। अब ये दो कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के ऊपर। शायद आपने ये 12th साइंस में पढ़ा हुआ है, अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसके लिए रिटच कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहना क्या चाहता है। देखिए, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर किसी बॉडी पे दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे कोई एक हाथ बॉडी होगी, उसके इस पॉइंट पे ये एक फोर्स लग रहा है, ये दूसरा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर उनको रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर इनको रिप्रेजेंट किया जाए एक पैरेललोग्राम के दो साइड से, मतलब क्या, ये तो दो फोर्सेस बन गए, अब इनसे एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो क्या होगा? देन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए एक बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्सेस है, अगर इनको आप पैरेललोग्राम फॉर्म में बनाते हो, कैसे बनाएंगे? देखिए इसके लिए अपोजिट एक साइड बना दी, इसके लिए एक अपोजिट साइड बना दी, बन गया ना पैरेललोग्राम। तो अगर ऐसा है ये दो फोर्सेस एज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम एक्ट कर रही है, तो फिर इसका जो डायगोनल है ना,
ये ऐसे होता है, ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट आर। अगर आपके फोर्सेस पी और क्यू है और आप चाहते हो कि इनका रिजल्टेंट आपको मिले, तो आपको रिजल्टेंट वो मिलेगा इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से। और रिजल्टेंट लिखने का एक फॉर्मूला है, वो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आई बात समझ में? P और Q मतलब ये दो फोर्सेस जो किसी बॉडी के एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या? ये जो P और Q है ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। अगर ये सब पता है तो आप रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोग्राम का डायगोनल। डायगोनल मतलब रिजल्टेंट। तो इस तरीके से ये है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। बहुत इजी है, फिर से हम यूज करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड। अभी लास्ट का, इस लेक्चर के लास्ट के पॉइंट पे आ जाते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। अब यहां तक समझते हैं। पहला देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया एज अ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए चलिए, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा है, मानो दूसरा कुछ इस प्रकार यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको हम बोले P, ये बोले Q। ठीक है, ये वेक्टर्स हैं, P और Q दो वेक्टर्स है। अब आप चाहते हो कि अगर ये P और Q को आपने रिप्रेजेंट किया एज ए टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे होता है? ऐसे होता है ना, बराबर ऐसे होता है, सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो दो वेक्टर्स है इनको क्या करेंगे हम? दो ट्रायंगल की साइड जैसा दिखाएंगे। जैसे कि देखो ये जो Q है ये ऐसे दिखा दिया मैंने, डन। अब ट्रायंगल की दूसरी साइड भी दिखाने जा रहा हूं, बट इट शुड बी टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? इट शुड बी टेकन इन ऑर्डर। इसका मतलब है जब पहला फोर्स खत्म हो जाएगा वहीं से आप दूसरा शुरू कर दीजिए। इसको बोलते हैं इन ऑर्डर। अगर आपने यही फोर्स ऐसा दिखा दिया ना, ये Q जा रहा है और फिर ये P जा रहा है, तो ये ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि जहां पे पहला खत्म हुआ वहां से ही शुरू होना चाहिए दूसरा, तो इसको ऑर्डर में है बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? P और Q को एक ऑर्डर में लिख दिया, डन। ठीक है, दो वेक्टर लिख लिए। तो अब इसके आगे क्या कहना चाहते हैं वो भी देखते हैं। देखो थोड़ा समय लेके आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बहुत सारे वीडियोस देखेंगे बट आपको ऑर्डर क्या है ये समझेगा नहीं। ऑर्डर मतलब क्या है, वो ऑर्डर में कब होगा कब नहीं होगा ये भी समझना जरूरी है ना। चलिए, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मतलब रिजल्टेंट। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता सकते हो। कैसे? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इसकी थर्ड साइड क्या होगी? ये वाली, बरोबर। आई बात समझ में? इसकी ये थर्ड साइड होगी। ये क्या करेगा? उसकी थर्ड साइड रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगी, बट वो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? इन अपोजिट ऑर्डर। आई बात समझ में? अपोजिट ऑर्डर में कैसे होगा? ये इधर जाके इधर खत्म हुआ, फिर इधर से दूसरा शुरू हुआ, तो उसको हमने बोला ऑर्डर में है। तो अब क्या करेंगे? इसका ऑर्डर अपोजिट कैसे होगा? अगर मैं इधर एरो दे दूंगा, अगर ये साइड एरो दे दिया ना तो फिर ऑर्डर में हो जाएगा वो। P जहां पे खत्म हुआ वहां पे
रिजल्टेंट शुरू हुआ, इसका मतलब सेम ऑर्डर में है, बट सेम ऑर्डर में नहीं दिखाना है आपको, अपोजिट ऑर्डर में दिखाना है, तो वो होगा आपका रिजल्टेंट। आई बात समझ में? और ये रिजल्टेंट आर डैश इज इक्वल टू एडिशन होती है पी और क्यू वेक्टर के। सो दैट्स इट, इतना ही आपको बेसिक पहले पार्ट में मैंने बता दिया। जो बचा हुआ बेसिक्स है वो अगले पार्ट में लेके आऊंगा, बट उससे पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बता देना। आपके कुछ सजेशंस हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जरूर आप बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।